Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to everyone. So today in this lecture, this will be your quick revision for this chapter, The Making of Indian National Movements. I have covered this chapter already in very detail, and the lecture is about 2 hour and 11 minutes, and I have covered every topic in very detail, and you will get everything in that lecture. But this will be a quick revision so that आप within 20 hardly up to 30 minutes में आप इस चैप्टर को रिवाइज कर पाओगे। वही इस लेक्चर का मोटिव है और एम है, ठीक है। तो यहाँ पर उतनी डिटेलिंग नहीं होगी, लेकिन हर कोई टॉपिक मैं मेंशन करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। क्विक रिवीजन होगा आपके इस लेक्चर में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ा है इन डिटेल। वहाँ से आपको सब कुछ पता चलेगा कि इंडिया ने कैसे आज़ादी ली, कैसे-कैसे मूवमेंट्स हुए और क्यों हुए, किसने क्या किया। बट यहाँ आपका क्विक रिवीजन होगा, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ जब ब्रिटिश आई, वो कब आई थी? 1600 एडी में आई थी। ब्रिटिश एक कंपनी बनाती है, क्योंकि ब्रिटिश कंट्री के जो नेबर्स थे, लाइक फ्रेंच थे, पोर्तुगीज थे, डच थे, वो ऑलरेडी आ चुके थे एशियन कंट्रीज में, लाइक इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया। वो यहाँ पर ट्रेड करने आए थे, क्योंकि यहाँ पर स्पाइसेस थे, मसाले थे, कॉटन था, टेक्सटाइल था, जूट था। उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी यूरोप में। तो इसलिए ये कंट्रीज कहाँ आ गए? एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया इंडिया में ट्रेड करने के लिए। तो जब ब्रिटिश को पता चला कि मेरे नेबर कंट्रीज़ यहाँ आए हैं इंडिया में, एशियन कंट्रीज़ में, तो उनको बहुत सारा फ़ायदा मिल गया है और वो बहुत सारा पैसा अर्न कर रहे हैं। तो ब्रिटिश ने सोचा क्यों ना मैं भी एक कंपनी बनाऊँ। मैं उस कंपनी को भेजूँगा कि आप वहाँ इंडिया, जो भी वहाँ कंट्रीज़ है, एशियन कंट्रीज़ है, लाइक इंडोनेशिया है, चाइना है, इंडिया है, आप वहाँ कंट्रीज़ में ट्रेड करने जाओ। तो ब्रिटिश जो वहाँ की क्वीन होती है, क्वीन एलिज़ाबेथ फर्स्ट, वो इश्यू करती है कि ब्रिटिश एक कंपनी बनाएगी जो इंडिया में ट्रेड करने जाएगी। उसका नाम रखती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी का यही नाम रखा जाता है। तो मीन्स ब्रिटिश खुद नहीं जाती है, ब्रिटिश एक कंपनी बनाती है और वही जाती है ट्रेड करने के लिए इंडिया में। तो 1600 में कंपनी यहाँ आती है, इंडिया में एंट्री होती है। 1600 से लेके 1757 एडी तक ये कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका फोकस होता है खाली इंडिया में ट्रेड करना। ये खाली ट्रेड पे फोकस करते हैं, इसने अभी तक कोई लड़ाई नहीं की थी। तो जब अब शिफ्ट होता है 1757 एडी से लेके 1857 एडी तक, इस कंपनी ने यहाँ पर क्या किया? जो ब्रिटिश ने कंपनी बनाई थी ना इंडिया में ट्रेड करने के लिए, अब हमें वो फेज पढ़ना है कि 1757 से लेके 1857 तक, क्योंकि अर्लियर कंपनी का फोकस था खाली ट्रेड पे। तो यहाँ पर जब इसने ट्रेड पे फोकस किया इन 157 ईयर्स में अर्लियर, तो यहाँ पर कंपनी कंपनी सिंपली मीन, जहाँ पर भी मैं कंपनी वर्ड यूज़ करूँगा आप समझना, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। BEIC मीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब मैं शॉर्ट में यूज़ करूँगा कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी ने रियलाइज़ किया कि जो इंडिया है ना, यहाँ पर यूनिटी नहीं है लोगों में। यहाँ जो नेबर से आपस में लड़ रहे हैं, लाइक मराठा मैसूर से लड़ रहे हैं, नवाब सिख से लड़ रहे हैं, तो ऐसा चल रहा था इंडिया में। ये इन्होंने रियलाइज़ किया था अर्लियर ईयर्स में, जब ये यहाँ पर ट्रेड कर रहे थे। और इनको टैक्स देना पड़ता था, जो भी इंडियन किंग्स थे इन कंपनी को, उनको टैक्स देना पड़ता था। तो इस कंपनी ने रियलाइज़ किया क्यों ना अगर मैं इनको डिफीट ही करूँगा, जो यहाँ के राजा इंडिया में जो किंग्स है, अगर मैं इनको डिफीट करूँगा तो मुझे टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा किसी किसी को, क्योंकि अब तो यहाँ का राजा मैं ही होऊँगा, ब्रिटिश कंपनी ही होगी। तो मीन्स मेरा ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो अब इसके 2 टास्क्स थे इंडिया में, कंपनी के 2 टास्क्स थे। एक तो कंपनी को किनको हराना था? जो इंडियन में रीजनल किंगडम्स हैं, मतलब जो इंडिया में राजा है कुछ स्टेट्स में, उनको हराना था। और दूसरा किनको हराना था? जो ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज़ आए थे इंडिया में, लाइक पोर्तुगीज़ आई थी, डच आई थी, डेनिश आई थी, फ्रेंच आई थी। मीन्स ये 2 टास्क थे, इस कंपनी को इनको हराना था। तो वन बाय वन इस कंपनी ने सबको हराया। पोर्तुगीज़ को हराती है, पोर्तुगीज़ खत्म हुई। लेकिन ये फर्स्ट कंपनी है जो इंडिया में आती है और लास्ट कंपनी इंडिया से चली जाती है, 1961 में इंडिया से चली जाती है। लेकिन उनकी इनकी एग्जिस्टेंस 1500-1600 एडी में ही इस कंपनी ने इनको खत्म किया था। अब ये खाली वहाँ बैठे थे कुछ 2-3 प्रोविंसेस में, मीन्स इनकी एग्जिस्टेंस अब मैटर नहीं करती थी ब्रिटिश के लिए। तो डच को भी हराया, डेनिश को भी हराया, फ्रेंच को भी हराया 1851 में, जब नेपोलियन को हराया गया था बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में। मीन्स अब यहाँ पर चारों के चारों अब खत्म हुए, मीन्स अब इंडिया में इनका कोई रोल ही नहीं है। अब खाली वहाँ पर कौन कंपनी बची? यूरोपियन कंपनी, वो है ब्रिटिश की कंपनी, जिसका नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इनको तो हराया इन्होंने, जो इसके यूरोपियन कंट्रीज थे, राइवल थे इंडिया में, इनको तो हराया कंपनी ने। अब किनको हराना था? जो इंडिया में रीजनल किंगडम्स थे, लाइक बंगाल था, बंगाल को हराया था बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर में 2 बैटल्स के साथ। हैदराबाद को एनेक्स कराया गया 1798 में अंडर जो लॉर्ड डलहौसी की पॉलिसी थी, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस जो पॉलिसी थी, उसके अंडर इसको एनेक्स किया गया था हैदराबाद। मराठास के साथ 3 वार्स करने पड़े, जिनको बोलते हैं एंग्लो मराठा वार्स। एंग्लो मीन्स ब्रिटिश
ठीक है। तो ब्रिटिश मराठा वार्स हुए थे, मैसूर को हराया, जो टीपू सुल्तान था इसको हराया, सिक्स को हराया इन्होंने ब्रिटिश ने। तो मैंने जो इंडिया में जो यूरोपियन कंट्रीज थे उनको भी हराया, तो इंडिया में जो अपनी किंगडम थी उनको भी हराया। मैंने जो भी कंपटीशन में था इस कंपनी को यहाँ इसने सबको हराया। तो अब इंडिया में खाली एक कंपनी थी जो एग्जिस्ट कर रही थी, उसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मीन्स अब इसके साइड में कोई कंपिटेटर है ही नहीं, तो अब ये फ्री है, अब ये कुछ भी करेगी कंपनी यहाँ। तो मैंने यहाँ पर इस पीरियड में क्या किया, अब इसने 1757 एडी से लेके 1857 एडी तक क्या किया, इस कंपनी ने एनेक्सेशन किया, कंट्रोल किया, बहुत सारे स्टेट्स को एनेक्स किया अपने अंदर, लाइक बंगाल को, हैदराबाद को। एक तो एनेक्सेशन पॉलिसी इसने अडॉप्ट की इस पीरियड में। अर्लियर फोकस क्या था कंपनी का, ट्रेड पे, लेकिन अब इसका फोकस किस पे शिफ्ट हुआ, एनेक्सेशन पे। और पॉलिसीज बनाना, क्रिवल पॉलिसी जिसने इरिटेट किया इंडिया को, जिसकी वजह से लोग परेशान हुए, फिर अल्टीमेटली लोगों ने रिवोल्ट किया 1857 में, ठीक है। और इंटरफेयर करना स्टार्ट किया आपके रस्म रिवाज में, कल्चर में, आपके रिलीजन में। बोला हिंदू रिलीजन कुछ नहीं है, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ। जो इंडिया का एजुकेशन है वो कुछ नहीं है, बैकवर्ड एजुकेशन है, वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ो, इंग्लिश लैंग्वेज सीखो। आपका जो भी कल्चर है, मतलब हमारा सत्य था, विडोरिया मैरिज हम नहीं करते थे, उसमें इन्होंने इंटरफेयर किया। लैंड पॉलिसीज बनाए, टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे। ट्राइब्स में इन्होंने इंटरफेयर किया, जो आपने पढ़ा था, जो डिक्यूज थे उन्होंने इंटरफेयर किया, ठीक है। ये आपको 7th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ट्राइबल्स मीन्स पहले वो फ्री थे, अपने फॉरेस्ट में रह रहे थे, लेकिन जब ब्रिटिश यहाँ आई, कंपनी आई थी, उन्होंने फॉरेस्ट लॉज बनाए। अब वो जो ट्राइबल्स रहती थी फॉरेस्ट में, अब इनको भी परेशानी हुई ब्रिटिश कंपनी की वजह से। तो मीन्स इस टाइम की पीरियड में 1757 एडी से लेके 1857 एडी तक किसके बीच लड़ाई चल रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेज इंडियंस, इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही थी इस पीरियड में। तो ये था इसका फोकस, एनेक्सेशन पॉलिसी बनाना, इंटरफेयर करना, कस्टम हर किसी। तो एक तो इन्होंने लड़ाई की, दूसरा इंटरफेयर करना स्टार्ट किया। पहले फोकस था फेज में ट्रेड पे, लेकिन यहाँ पर उसने जंग भी की, पॉलिसीज भी बनाया। अब 1857 में आपको पता है, सबको पता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है। तो उस टाइम तो इंडिया तो हार जाती है। रिवोल्ट मीन, रिवोल्ट का जो मकसद होता है वो ब्रिटिश को निकालना होता है, वो तो नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे रिजल्ट निकल के आते हैं रिवोल्ट के। लेकिन यहाँ से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था इनको रियलाइज हुआ कि अब जो ये कंपनी हमने बनाई थी, अब ये 1857 ऑनवर्ड्स ये नहीं कंट्रोल कर पाएगी इंडियन लोगों को, क्योंकि अब जो इंडियंस में गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा है, कंपनी उनको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। अब हमें कंपनी को बैन करना चाहिए, और हमें डायरेक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है अब हमें वो डायरेक्ट अप्लाई करना चाहिए इंडिया में। क्योंकि अब रियलाइज हुआ इनको कि जो जैसे इन्होंने देखा रिवोल्ट में कितने लोग गुस्सा थे, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया, लाइक मंगल पांडे, ठीक है, वैसे वैसे जो इवेंट्स हुए। तो इन्होंने सोचा अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है अब ये चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएगी, तो हमें इसको बैन करना चाहिए। अब डायरेक्ट कौन आएगा राज करने 1857 ऑनवर्ड्स, वो डायरेक्ट होगा ब्रिटिश क्राउन मीनस ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इस पीरियड में 1857 एडी से लेकर 1947 एडी तक यहाँ पर आपकी कोई कंपनी नहीं होती है। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमने पढ़ी थी, यहाँ पर डायरेक्ट होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो 1600 से लेके 1857 तक कौन थी यहाँ इंडिया में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। 1857 ऑनवर्ड्स डायरेक्ट आता है आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, जो 1947 तक चलता है। तो इस पीरियड में क्या होता है, पहले आपको रिवोल्ट 1857 होता है, जो सबने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है आपको। तो दिस पीरियड इज एक्चुअली कॉल्ड फ्रीडम स्ट्रगल पीरियड। इसमें हमने फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए कौन कौन सा सफ़र किया, कौन कौन से मूवमेंट स्टार्ट किए, क्योंकि अब लोगों को सिंपली क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज, हमारे कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। अब लोगों को कुछ नहीं चाहिए, अब लोग आज़ादी पे आ गए। दिस फेज इज एक्चुअली कॉल्ड फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो मीन्स गांधी ने क्या, कौन कौन से सेक्रीफाइस किए, कौन कौन से मूवमेंट्स, बाकी लोगों ने क्या क्या किया ताकि हमें आज़ादी मिली। इस पीरियड में हमें वही पढ़ना है कि हमें आज़ादी कैसे मिली, हमने आज़ादी के लिए क्या क्या किया, क्या क्या खोया। तो इस टाइम के पीरियड में नेशनलिज्म कंसेप्ट इमर्ज हुआ। तो लोगों को प्यार आया अपनी कंट्री से कि नहीं, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, हम कोई बंगाली नहीं है, हम पहले इंडियन है उसके बाद हम बंगाली है। हम कोई, जैसे हम बोलते हैं, अगर हम पहले बोले कि हम कश्मीरी है उसके बाद इंडियन है, तो दिस इज नॉट नेशनलिज्म। अगर हम बोले कि मैं इंडियन हूँ उसके बाद मैं कश्मीरी हूँ, तो दैट्स कॉल्ड नेशनलिज्म। नेशनलिज्म सिंपली मीन्स प्राइड आना टुवर्ड्स योर ओन कंट्री। क्या अब आप बोले कि नहीं बहुत हुआ, अब अगर ये ज़रूरी नहीं कि बंगाल में कुछ इशू हुआ तो बंगाल का ही वहाँ दिखेगा, नहीं। अगर मेरे कंट्री में कहीं भी स्टेट पे कोई इशू होता है, तो अगर मैं किसी और स्टेट से हूँ तो मेरा हक बनता है, मैं उनको सपोर्ट करूंगा। तो ये सब लोगों में फीलिंग्स आई थी रिगार्डिंग इंडिया कि नहीं, अब हम एक साथ है। तो इस पीरियड में ये हुआ। और पॉलिटिकल एसोसिएशंस मैंने जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ी लोगों की, क्योंकि अब ये चाहते थे हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जिसके थ्रू हम अपनी आवाज़ रखेंगे, अपनी डिमांड्स रखेंगे ब्रिटिश के सामने। लाइक जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस था, बहुत सारे एसोसिएशंस बनाए गए थे। जैसे आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया, पार्ट्स ने बंगाल इन्होंने किया ब्रिटिश ने, फिर फाइनली हमें क्या पढ़ना, आज़ादी कैसे मिली 1947 में, ठीक है। तो इस टाइम के पीरियड में किन के बीच फाइट थी,
एक तो ब्रिटिश क्राउन था, ब्रिटिश क्राउन मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट वर्सेस इंडियंस, पहले था कंपनी वर्सेस इंडियंस, अब यहाँ है ब्रिटिश गवर्नमेंट वर्सेस इंडियंस। तो अब 1870s का टाइम चल रहा था, तो उसमें क्या हो रहा था, 1870s का जो टाइम था उसमें एक तो नेशनलिज्म कंसेप्ट इमर्ज हुआ। कैसे वो हुआ वो भी हम पढ़ेंगे भी। तो इस टाइम जो लोग थे, पीपल वेर डिससेटिस्फाइड, पीपल वेर डिससेटिस्फाइड, 3D था इसमें, 1870s के अराउंड जो टाइम था, पीपल वेर, इस पीरियड को हम बोलते हैं 3D, क्योंकि लोग डिससेटिस्फाई थे और डेवलपमेंट्स हो रहे थे और डिमांड्स हो रहे थे। अब डिससेटिस्फाई क्यों थे लोग, क्योंकि जो भी अर्लियर ब्रिटिश ने जो पॉलिसीज बनाई थी उन्होंने इरिटेट किया यहाँ के लोगों को। कुछ एक्ट्स थे ऐसे, लाइक जो आर्म्स एक्ट था, वर्निकुलर एक्ट था, एल्बर्ट बिल था, इन सब लॉज कानून ने जो ब्रिटिश ने बनाए थे यहाँ, इन्होंने परेशान किया था इंडिया में जो हर कोई सिटीजन था। लाइक आर्म्स एक्ट सिंपली ये था कि इन्होंने बोला अब खाली जो इंडिया में है, खाली ब्रिटिश यहाँ वेपन्स रख सकती है, हथियार रख सकती है, कोई इंडियन हथियार नहीं रख सकता है। तो मैंने ये क्या बात हुई। वर्निकुलर प्रेस एक्ट क्या था, इन्होंने बोला कि अब कोई भी अखबार ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं छपाया जाएगा, पब्लिश नहीं किया जाएगा, जो भी आपके लोकल, वर्निकुलर सिंपली मीन्स लोकल लैंग्वेज, तो मीन्स आप कोई भी, आप ब्रिटिश के अगेंस्ट कुछ भी नहीं लिख पाओगे। तो मीन्स ये कैसा फ्रीडम है, ये कैसा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो लोग तो जरूर डेफिनेटली इरिटेट हो गए। तो एल्बर्ट बिल क्या था, तो एल्बर्ट बिल एक पर्सन ने लाया था जिसका नाम था सेंट पेरिजेनी, ये ब्रिटिश का ही पर्सन था। ये बिल सिंपली क्या कहती थी, अगर कोई क्राइम करता है इंडिया में, तो उसको खाली, पहले क्या हुआ करता था, खाली ब्रिटिश जजेस उसको, उस केस को डिसाइड करते थे, सुनते थे। लेकिन इस बिल ने बोला था चलो हम इंडियन जजेस को भी पावर देंगे, वो भी केस सुनेंगे, वो भी किसी को सजा देंगे। लेकिन जो ब्रिटिश में, जो वहाँ कंट्री में जो कुछ लोग थे, उन्होंने ये पसंद नहीं आया। उन्होंने बोला अरे आप क्या कर रहे हो, आप इंडियन उसको पावर्स दे रहे हो, अब इंडियन जो इंडिया का बंदा होगा, बैकवर्ड बंदा, वो क्या ब्रिटिश पर्सन को सजा देगा। तो वहाँ हंगामा हुआ, तो इस एल्बर्ट बिल को फाइनली इनको कैंसिल करना पड़ा। तो लोग इसीलिए डिससेटिस्फाई थे, क्योंकि आर्म्स एक्ट भी इंडिया के लायक नहीं था, वर्निकुलर भी इनके अगेंस्ट था, तो एल्बर्ट बिल भी इसने जो इंडियंस की फीलिंग्स थे हर्ट किया, सेंटिमेंट्स को हर्ट किया। तो दैट इज वाई पीपल वर डिससेटिस्फाइड। डेवलपमेंट्स हो रहे थे, कौन से डेवलपमेंट्स हो रहे थे, तो अब जरूरत थी पॉलिटिकल एसोसिएशन की, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। लाइक लोगों ने बनाया पूना सार्वजनिक सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, इंडियन पॉलिटिकल एसोसिएशन था, बट ये रीजनल थे। जो पूर्णा था ये पूना को रिप्रेजेंट करता था, बम्बई का था कोई प्लेटफॉर्म तो वो बम्बई की ही आवाज रखेगा। ठीक है, तो ये रीजनल थे। अगर कोई सपोज महाराष्ट्र से एसोसिएशन थी, महाराष्ट्र की कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन थी, तो वो खाली महाराष्ट्र की बात रखेगा ब्रिटिश के सामने। तो मीन्स ये रीजनल थे, ये पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। तो डिमांड्स का मतलब क्या है यहाँ पर, अब जो डिमांड्स लोगों के थे वो इन्हीं पॉलिटिकल एसोसिएशंस के थ्रू ब्रिटिश के सामने रखेंगे। तो जो लोगों की डिमांड होगी, अगर उनको कुछ चाहिए, अगर लोगों को कोई एक्ट के रिगार्डिंग कुछ पूछना है कि एक्ट ठीक नहीं है, या अगर लोगों को कुछ चाहे कि हमें कुछ रिफॉर्म चाहे, कुछ मतलब जॉब चाहे, तो वो बात इन्हीं पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू रख सकते हैं, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म और पॉलिटिकल एसोसिएशंस। तो इन थ्रू के वो डिमांड्स रखेंगे ब्रिटिश के सामने, ताकि कोई रिवोल्ट ना करना पड़े, कोई हंगामा ना करना पड़े। सिंपली अगर हमें कुछ चाहिए, आप हमें कुछ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दो, हम इंडियंस उसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के थ्रू आवाज रखेंगे ब्रिटिश के सामने। हमें कोई लड़ाई नहीं करनी पड़ी, जैसे हमने 1857 में आपके साथ रिवोल्ट किया। अगर उस टाइम भी कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म होता तो मे बी रिवोल्ट नहीं होता। इसलिए उन्होंने बोला कि हमें कुछ डेवलपमेंट चाहिए, किनकी डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल एसोसिएशंस की डेवलपमेंट चाहिए। डिमांड्स मीन फिर हम उन्हीं पॉलिटिकल एसोसिएशंस के थ्रू डिमांड्स रखेंगे ब्रिटिश के सामने। तो यहाँ से आपको ये पीरियड समझ आए, 16 से लेके ये सब आपको फेजेस यहाँ क्लियर हुए। ठीक है, अब हम आते हैं आपके चैप्टर्स में। तो पहला जो टॉपिक है वो है आपका इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म। सो नेशनलिज्म सिंपली मीन्स फीलिंग प्राउड टू बी पार्ट ऑफ वन नेशन। आपको अपने नेशन से प्यार आता है, अपने कंट्री से प्यार आता है कि हमें एक साथ लड़ाई करनी है फॉर फ्रीडम, और जो आपके हक है, राइट्स है, उनके लिए आप फाइट करोगे। जो भी आपका ऑपरेसर है, लाइक हमारा यहाँ ब्रिटिश था, तो उनके अगेंस्ट इनको फीलिंग्स आई कि नहीं, हमें ब्रिटिश को एक साथ भगाना है यहाँ। तो 1880s के ऑनवर्ड्स में जो इंडियंस थे, उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं, हम एक है, हम इंडियंस हैं। हम ये नहीं कि मैं पंजाबी हूँ तो मैं पंजाबी के रिगार्डिंग बात करूंगा, मैं बंगाली हूँ तो मैं बंगाली का इशू रखूंगा। सपोज अगर हम बोले कि मैं कश्मीरी हूँ तो मैं खाली कश्मीरी की बात करूंगा, तो ये हमें नेशनलिज्म नहीं है। अगर हम बोले कि नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसके बाद मैं कश्मीरी हूँ, सो दैट इज नेशनलिज्म। तो यही सब लोगों में फीलिंग्स आ रही थी कि नहीं, अब हम पंजाबी नहीं है, बंगाली नहीं है, तमिल नहीं है, अब हम क्या है, हम इंडियन है। अब हम एक साथ फाइट करेंगे, ब्रिटिश को यहाँ से निकाल देंगे। सो दैट सिंपली मीन्स नेशनलिज्म। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक है व्हाई इंडियंस फेल्ट द नीड फॉर पॉलिटिकल एसोसिएशन। तो क्या जरूरत थी लोगों को, क्या जरूरत थी, क्यों जरूरत पड़ी लोगों को कि हमें पॉलिटिकल एसोसिएशन चाहिए। क्योंकि ब्रिटिश यहाँ पर कुछ अनफेयर लॉज बना रहे थे, एक्ट्स बना रहे थे, बिल्स ला रहे थे, जो हर किसी इंडियन को इरिटेट कर रहा था। तो अब इन्हें
इन्होंने बोला कि अगर हम कोई पॉलिटिकल ग्रुप बनाएंगे, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाएंगे, तो उसी के थ्रू अपनी रेज करेंगे, वॉइसेस ब्रिटिश के सामने रखेंगे, ताकि कोई हंगामा ना करना पड़े, क्योंकि पहले ही 1857 रिवोल्ट हुआ था, ये नहीं चाहते थे फिर से कोई वैसा रिवोल्ट हो। इसलिए इन्होंने बोला कि हमें पॉलिटिकल एसोसिएशन की जरूरत है इस टाइम। तो कौन सी लॉ है जिन्होंने इंडियंस को अनहैप्पी किया? उसमें था आपका आर्म्स एक्ट 1878 में बनाया था। इसने बोला था कि कोई भी इंडियन वेपन नहीं रख सकता, खाली ब्रिटिश यहाँ वेपन रख सकते हैं, हथियार रख सकते हैं। तो वर्निकुलर प्रेस एक्ट क्या था? कोई भी लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर नहीं छपाएगी जो ब्रिटिश के अगेंस्ट होगा। ठीक है। तो एल्बर्ट बिल क्या था कि पहले इंडियन जजेस के पास पावर्स नहीं थे, लेकिन इस बिल ने बोला था कि अब इंडियन जज भी सजा देगा, किसी को केस सुनेगा, लेकिन फिर से इसको बैन करना पड़ा एल्बर्ट बिल को। तो यहाँ पर लोग गुस्सा हुए, इंसल्ट उन्होंने फील की इंडियंस ने। तो इन्होंने बोला कि हमें ब्रिटिश कभी भी इक्वल ट्रीट नहीं करेगा, मीन्स ब्रिटिश के बराबर कभी इंडियंस नहीं होंगे। ये अब लोगों को पता चला, फील हुआ कि नहीं, इंडियंस अलग है और ब्रिटिश अलग है, ये हमें कभी भी इक्वल ट्रीट नहीं करेंगे ब्रिटिश के साथ। ठीक है, ये इंडियंस ने बोला उस टाइम। तो फिर फॉर्मेशन हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की। जो ये भी क्या है, ये एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, पॉलिटिकल एसोसिएशन, पॉलिटिकल ग्रुप है इंडियन नेशनल कांग्रेस। अर्लियर जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थे वो क्या थे आपके? वो थे रीजनल, मीन्स वो किसी एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। फिर उनको जरूरत, कोई महाराष्ट्र का था तो महाराष्ट्र के रिगार्डिंग बात करेगा। तो अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कैसे बनी? लिसन, एओ ह्यूम एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था। ठीक है। ये सजेस्ट करता है लॉर्ड डफरिन को। लॉर्ड डफरिन कौन होता है? ये वाइसराय होता है, गवर्नर जनरल होता है ब्रिटिश का, क्योंकि अब यहाँ पर कौन रूल कर रही थी इस टाइम? ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उनका जो गवर्नर था वो यहाँ इंडिया में था, उसका नाम था लॉर्ड डफरिन। तो एओ ह्यूम इसको बोलते हैं कि डफरिन साहब, आप ना इंडिया ने जो डिमांड कर रहे थे, ये बोल रहे हैं कि हमें कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन चाहिए ऑल इंडिया लेवल पे, तो आप इनको बनने दीजिए, आप इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनने दीजिए। ये कौन बोलता है? लॉर्ड डफरिन। एओ ह्यूम बोलता है लॉर्ड डफरिन को, इंडियंस जो डिमांड कर रहे हैं कि हमें ऑल इंडिया लेवल पे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म चाहिए, मीन्स आईएनसी चाहिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस चाहिए, तो इसको आप बनने दीजिए, इसको आप बैन मत कीजिए। क्यों? जो एओ ह्यूम था, इसने रियलाइज किया था कि लोगों में गुस्सा बहुत है, लोग बहुत परेशान है, क्योंकि वैसे लॉज थे, वैसे एक्ट्स थे कि लोग तो परेशान होंगे डेफिनेटली। तो उसने सोचा कि अभी इंडियंस में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो कहीं ये गुस्सा इंडियंस में बरिष्ठ ना हो जाए, तो यहाँ कोई हंगामा करे, तो ब्रिटिश को एक सडनली यहाँ से निकलना पड़े। तो एओ ह्यूम चाहता था कि हम इनको कुछ प्लेटफॉर्म देंगे ताकि इनका जो गुस्सा है ये कंट्रोल रहे, ये कंट्रोल है। क्योंकि अगर सपोज अगर किसी में गुस्सा ज़्यादा है, अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो वो बरिष्ठ होगा, वो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करेगा जो नुकसान करेगा। जैसे अगर हम कश्मीरी में एग्जांपल लेंगे, ये प्रेशर शासन, अगर असं प्रेशर शासन अगर असं स्टीम करो बंद, तो जो प्रेशर है ये गैस बरिष्ठ, ये फटे। अगर हम जो प्रेशर के ढक्कन में ऊपर होती है एक स्टीम जहाँ से विसल निकलती है, ठीक है, जहाँ से प्रेशर निकलता है, तो अगर हम उसी स्टीम के थ्रू इनको तमसे कैसे नहीं प्रेशर मीन ये प्रेशर नहीं, तो क्या होगा? कंट्रोल होगा, जो स्टीम है वो कंट्रोल होगा प्रेशर के अंडर। तो वैसे ही इन्होंने बोला कि जो आईएनसी है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये काम करेगी एज सेफ्टी वालों, ये काम करेगी एज सेफ्टी वालों। सेफ्टी वालों सिंपली मीन्स जहाँ से प्रेशर रिलीज होता है। आपने देखा होगा जो प्रेशर कुकर होता है हमारे घर में, तशा से ढक्कन आखिया पर से विसल, ठीक है, ये जिसको हम बोलते हैं नॉब, और ये साइड थोड़े कौन गोल गोलस मन तपर नेरन प्रेशर नेरन प्रेशर तपरी। अगर ये नहीं होगा तो प्रेशर क्या होगा? ब्लास्ट होगा, क्योंकि जब प्रेशर रिलीज ही नहीं होगा तो प्रेशर क्या होगा? ब्लास्ट होगा, बर्स्ट होगा। तो इसलिए इन्होंने बोला जो आईएनसी है ये काम करेगा एज सेफ्टी वालों, कि जो लोगों में गुस्सा होगा वो इसी के थ्रू वो रिलीज करेंगे। अगर हम उनको पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म देंगे ही नहीं तो वो गुस्सा रिलीज नहीं कर पाएंगे, वो सडनली हमें हंगामा यहाँ करेंगे, रिवोल्ट करेंगे। तो ठीक है, यहाँ से आपको समझ आया। तो लॉर्ड डफरिन साहब बोलता है कि चलो ठीक है, एओ ह्यूम आप बोलते हो तो हम बनने, ठीक है, आपकी बात हम मानते हैं। तो आईएनसी क्या काम करेगा? इट विल अलाउ इंडियंस टू रिलीज देयर एंगर, अदरवाइज रिवोल्ट। अगर रिलीज एंगर नहीं होगा इनका तो रिवोल्ट स्टार्ट करेंगे, इसलिए आईएनसी को बनाना पड़ा। तो आईएनसी में टू टाइप के लीडर्स थे, एक थे मॉडरेटिस्ट, दूसरे थे एक्सट्रीमिस्ट्स। मॉडरेटिस्ट, इन्होंने इनका टाइम पीरियड है 1885 से लेकर 1905 तक इन्होंने डोमिनेट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस में। इनमें जो लीडर्स थे उनमें था दादा भाई नौरोजी था, उमेश चंद्र बनर्जी था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी था। तो ये पीसफुल लीडर्स थे, ये मतलब उतने वायलेंट लीडर्स नहीं थे। इनकी जो फिलॉसफी थी वो थी 3P। इनकी फिलॉसफी थी 3P: प्रोटेस्ट करना, पेटिशंस रखना, प्रेयर करना। मीन कोई बाहर थोड़ा प्रोटेस्ट करना, पीसफुल प्रोटेस्ट, पेटिशन मीन फाइल करना कि अरे ब्रिटिश आप ये क्या कर रहे हैं, कोर्ट्स में जाना, प्रेयर। मीन इनकी जो डिमांड थी फिलॉसफी थी वो जैसे भीख मांगना था। मीन ये कोई रिवोल्ट नहीं करते थे, कोई वायलेंट एक्ट नहीं करते थे। तो इनकी फिलॉसफी थी मॉडरेटर्स की।
इन्होंने जो पब्लिक मास था इसको इन्होंने इग्नोर किया। इन्होंने बोला जो पब्लिक है इनको कुछ पता ही नहीं है, जो मतलब कॉमन लोग हैं इन्होंने इन लीडर्स ने इनको इग्नोर किया। बट इनका अच्छा भी काम क्या है, इन्होंने एजुकेट किया लोगों को, पॉलिटिकली अवेकन किया, समझाया है कि ब्रिटिश यहाँ पर क्या कर रही है, हमें कैसे लूट रही है। लेकिन इतना नॉलेज इसने लोगों तक पहुंचाया है, एजुकेट किया लोगों को पॉलिटिकली, ठीक है। क्योंकि अब जो इनसे कुछ हुआ ही नहीं, तो यहाँ पर दूसरा टाइप की लीडर्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, जिनका टाइम पीरियड है 1905 से लेकर 1920। इसमें आते हैं आपका लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इन्होंने बोला ये 3P क्या है, ये बकवास है, ये भीख मांगना है तो इससे आपको आज़ादी वाज़ादी नहीं मिलेगी। ये क्या कर रहे हो आप, जैसे आप भीख मांग रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, दुआएं करते हो, पेटिशंस रखते हो। तो इन्होंने बोला कि रिवोल्ट करो, वायलेंस दिखाओ। इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने। तो यहाँ से आपको पता चला कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बनी। 1885 20 दिसंबर 1885 में बनाया। किसने? A.O. ह्यूम, एलन एक्टिव ह्यूम। ये ब्रिटिश ऑफिसर था, लेकिन रिटायर्ड था। पर्पस क्या था इसका बनाना है कि ऑल इंडियंस को एक साथ लाना और कुछ डिमांड्स रखना ब्रिटिश के सामने, ठीक है। कौन कौन सी डिमांड्स इस आईएनसी ने रखी? हमें बेटर जॉब्स दो, कि जो बड़े बड़े पोस्ट है उन पे खाली ब्रिटिश बैठती है, जो लोअर जॉब्स है उन पे खाली इंडियंस, वो इंडियंस के लिए। लेकिन हमें भी चाहिए बेटर जॉब्स, टॉप जॉब्स। और जो आप यहाँ अनफेयर लॉज लगाते हो ना, इनको आप बंद करो। और जो आपके यहाँ टैक्स लगा रहे हो ना ज़्यादा, उनको भी आप बंद करो, टैक्सेस कम करो। जो आप मिलिट्री पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हो, एमी मीन्स मिलिट्री एक्सपेंडिचर आप ज़्यादा कर रहे हो, क्योंकि ब्रिटिश यहाँ क्या करी थी, सिर्फ वार्स करी थी, लड़ाई करी थी। तो अब मिलिट्री पे तो डेफिनेटली वो एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे। इन्होंने बोला कि आप मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर कम करो, इसलिए मैंने ये एरो रखा है, मीनस डाउन, मीनस कम करना। और क्या होता था, जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है, जो आजकल का है यूपीएससी आईएएस एग्जाम होता है, पहले इसका सेंटर हुआ करता था खाली लंदन में। तो इस आईएनसी के जो लीडर्स थे उन्होंने डिमांड की इसका सेंटर आप रखिए इंडिया में भी, सिविल सर्विस एग्जाम सेंटर इन इंडिया आल्सो। तो फिर ये फाइनली इनको दिया जाता है। तो टॉपिक 2 क्या है आपका? ए नेशन इन मेकिंग। इसका सिंपली ये टॉप पार्ट आपको सिंपली डिस्क्राइब करता है कि कैसे कांग्रेस, इस आईएनसी ने और कैसे इसके लोगों ने स्लोली एक बिल्ट आइडिया को डेवलप किया, एक यूनाइटेड नेशन। मीन्स अब हम एक साथ है। इन्होंने एक साथ नेशन बनाया, वन, हम अलग अलग नहीं है, हम अब एक साथ है, यूनाइट है, पूरा नेशन एक साथ है। दैट सिंपली मीन्स वन इंडियन या ए नेशन इन द मेकिंग, ठीक है। इसमें कुछ स्लोगन आपको याद रखना है कि ये किसने दिया था, फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, ये आपकी बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, जो आपका एक्सट्रीमिस्ट लीडर है। तो यहाँ से 1870 ऑनवर्ड्स 1883 तक आपने पढ़ा, पॉलिटिकल एसोसिएशन थी, 3D डिससेटिस्फाई थे लोग, पॉलिटिकल एसोसिएशन बन गए थे। फिर 1885 में क्या हुआ, आईएनसी बन गया। यहाँ से आपको समझ आया। अब हम पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो गवर्नर होता है, मीन्स वाइसराय जो होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ इंडिया में 1905 ऑनवर्ड्स में, तो वो बोलता है कि हम बंगाल को डिवाइड करने जा रहे हैं। तो बंगाल जो आपको ये इंडिया मैप है, यहाँ पर आपका बंगाल है, ठीक है। तो इसने इसको डिवाइड किया, बंगाल को डिवाइड किया ईस्ट और वेस्ट में। इसने बोला, रीजन क्या बताया लोगों को, कि जो बंगाल है ना, इसमें पॉपुलेशन ज्यादा है और एरिया बहुत ज्यादा है। मीन्स इसने बोला है बंगाल में 78 मिलियन पॉपुलेशन है, इसलिए हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं ताकि हम इसको इजीली चलाए, हम एडमिनिस्टर करें इसको इजीली, कन्वीनियंस के पर्पस। बट एक्चुअली रीजन क्या था, इनको बंगाल को डिवाइड करना था क्योंकि हिंदू मुस्लिम्स को अलग करना था। ईस्ट में बोला कि ईस्ट में मुस्लिम्स रहेंगे, वेस्ट में बोला, मतलब वेस्ट बंगाल में बोला हिंदूज रहेंगे और ईस्ट बंगाल में बोला मुस्लिम्स रहेंगे। तो जब लोगों को पता चला कि अरे यार इन्होंने बंगाल को डिवाइड किया इस रीजन से, इनको हिंदू मुस्लिम अलग करना था, क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम एक साथ रहेंगे तो वो ब्रिटिश के लिए खतरा है। इसलिए ब्रिटिश ने सोचा हम इनको डिवाइड एंड रूल करेंगे, मीन हम इनको अलग करेंगे और फिर उन पे रूल करेंगे, ठीक है। तो जब इंडियंस को पता चला कि एक्चुअली रीजन तो डिवाइड एंड रूल का था, जब इन्होंने बंगाल को डिवाइड किया था। कब किया गया था? 16 अक्टूबर 1905 में। तो जब ज़्यादा हालत ख़राब हुई वेस्ट बंगाल में, मीन्स लोगों ने बोला कि नहीं हमें ये मंजूर नहीं है, आप इस पार्टीशन को वापस ले लो, हमें बंटवारा नहीं करना है वेस्ट बंगाल को, इसको फिर से आप एक साथ रखो। तो फिर फाइनली 1911 में जब हालात ज़्यादा ख़राब होते वेस्ट बंगाल में, तो ब्रिटिश बोल दिए चलो ठीक है, हम पार्टीशन ऑफ बंगाल को वापस लेते हैं। तो मीन्स 1905 में पार्टीशन को डिवाइड किया गया, बंगाल को पार्टीशन किया, अलग अलग किया। 1911 में फिर से एक वेस्ट बंगाल एक साथ बन गया, अब कोई ईस्ट वेस्ट नहीं है। तो रिजल्ट क्या निकले? प्रोटेस्ट हुए, बैकआउट हुए, फॉरेन गुड्स में जो ब्रिटिश गुड्स के उनको बैन किया गया, ठीक है। और स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया। स्वदेशी मूवमेंट सिंपली मीन्स यूज ऑफ इंडियन गुड्स, स्वदेशी मीन्स जो आपका अपना है उसको आप यूज करो। तो स्वदेशी मूवमेंट को आपकी बुक में लिखा है कि दिस कॉल्ड आल्सो वंदे मातरम मूवमेंट, वंदे मातरम मूवमेंट स्वदेशी मूवमेंट को आल्सो कहा जाता है। तो इसमें इन्होंने बोला कि हम इंडियन गुड्स यूज करेंगे, जो भी इंडियन का प्रोडक्ट होगा उसको हम यूज करेंगे, तो जो फॉरेन है उसको हम जला देंगे, यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो कैंसिल किया गया इसको 1911 में, आपको पता है। अब फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग टॉपिक क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग सिंपली ये है कि जब हमने पढ़ा कि आईएनसी
मुस्लिम्स को यहाँ फील हुआ जो आईएनसी इन्होंने बनाया ये खाली हिंदूज के लिए है, मीन जो ये जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये खाली हिंदूज के लिए है, इसमें तो मुस्लिम्स के लिए रखा ही नहीं है कुछ। मुस्लिमों ने यहाँ बोला जैसे हिंदूज के लिए आईएनसी है तो हम भी मुस्लिम्स अपने लिए एक अलग पॉलिटिकल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसका नाम रखा गया मुस्लिम लीग, तो जो मुस्लिम्स की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। इन्होंने बोला हमें भी एक सेपरेट पॉलिटिकल वॉइस चाहे सिंस कांग्रेस वाज डोमिनेटेड बाय हिंदूज। ठीक है, दिस वाज द एम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम नवाब थे उन्होंने इसको बनाया। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, सुप्लिट इन कांग्रेस। सुप्लिट इन कांग्रेस मीन कांग्रेस में कुछ सुप्लिट होना, अलग अलग होना। जो हमने पढ़ा मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट्स, तो यहाँ से उनका डिवीजन होता है। मॉडरेटर्स अलग होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट्स अलग होते हैं, क्योंकि इनको आपस में जब जचती ही नहीं है। मॉडरेटर्स की फिलॉसफी अलग थी, 3 पीस डिमांड करना, मतलब भीख मांगना। तो एक्सट्रीमिस्ट की फिलॉसफी अलग थी, वो तो वायलेंट थे, तो वो वाले वायलेंट तो नहीं थे। तो जब इनको आपस में बनती ही नहीं तो इन्होंने बोला हम अलग अलग है आज से। सूरत जो गुजरात में एक सेशन होता है जो जहाँ पर कांग्रेस की स्प्लिट होती है, ठीक है। तो मॉडरेटर्स अलग, एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पर अलग हुए, ठीक है। क्योंकि इनको भरोसा था पिटिशन पे, स्लो रिफॉर्म ये चाहते थे। इनका भी ड्रीम था कि हमें यहाँ ब्रिटिश को निकालना है, बट ये बोलते थे कि हाँ हो जाएगा, ग्रेजुअली होगा, टाइम लगेगा। बट ये बोलते थे नहीं हमें अभी करना है, हमें वायलेंस दिखाना है, हमें प्रोटेस्ट करना है, बाइकआउट करना है, स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने हैं। तो दोनों के मेथड्स अलग थे, इसलिए ये अलग हुए, ठीक है। तो 1907 में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट्स अलग अलग होते हैं, लेकिन 1915 में वो फिर से मिल जाते हैं, क्योंकि फिर दोनों को रियलाइज होता है जब दो भाई अलग होते हैं तो फिर कुछ टाइम के बाद इनको रियलाइज होता है कि नहीं हमें एक साथ होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अलग अलग रहेंगे तो हमें जो यहाँ नेबर्स है हमें इजिली डिफीट करेंगे, हम हमेशा लॉस में रहेंगे। तो फिर इनको रियलाइज होता है कि नहीं हम भाई है, हमें एक साथ होना पड़ेगा। नो मैटर हमारी जो आइडियोलॉजी है, फिलॉसफी अलग अलग है, लेकिन अगर हम फिर भी एक साथ रहेंगे, मीन्स अगर दोनों फिलॉसफी अगर मतलब वायलेंस फिलॉसफी प्लस, क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट थे दे वर द वायलेंट लीडर्स और जो मॉडरेट्स थे दे वर एजुकेटेड लीडर्स। तो अगर एजुकेटेड और वायलेंट लीडर्स एक साथ रहेंगे तो वो ब्रिटिश के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसलिए इनको यहाँ रियलाइजेशन हुई कि हमें एक साथ होना पड़ेगा। तो फिर लखनऊ यूपी में एक सेशन होता है जिसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जुड़ जाते हैं 1915 में, और लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में, ये भी यूपी में होता है। तो यहाँ पर जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हुई थी, जैसे आईएनसी हिंदूज के लिए था, मुस्लिम लीग इनके लिए था, मुस्लिम्स के लिए। तो अब यहाँ पर दोनों को लगा कि नहीं हम अलग हैं। तो मीन्स 1915 और 1916 ईयर बहुत अच्छा है, यहाँ पर सभी एक्सेस वापस आ रहे हैं, ठीक है। कि अब किसी को हर किसी को लगा यहाँ कि नहीं हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, तो वापस आ जाते हैं। मीन्स 2 साल तो अच्छे हैं, सब मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो उन्होंने बोला था लखनऊ पैक्ट में, सिंपली एक सेपरेट इलेक्टोरेट आपके एक टर्म है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट सिंपली मीन्स जो भी मुस्लिम लीडर होगा उसके लिए खाली मुस्लिम वोट करेंगे, ठीक है, ये आप याद रखना। अब ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म क्या है, इट सिंपली मीन्स कि मास नेशनलिज्म मीन्स अब बहुत सारे लोग आए जिनमें नेशनलिज्म फीलिंग्स आए। अर्लियर इतना नहीं था, अब ज़्यादा है। तो 1914 से पहले पहले खाली एजुकेटेड लीडर्स थे जो जिनमें नेशनलिज्म आए थे, लेकिन 1914 ऑनवर्ड्स में जो जो भी ऑर्डिनरी लोग थे, फार्मर, वर्कर, स्टूडेंट्स, अब सब ने बोला कि नहीं हमें एक साथ होना पड़ेगा, हमें ब्रिटिश को यहाँ से निकालना है। तो दैट सिंपली मीन्स मास ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। तो यहाँ तक हमने 1870 से लेकर 1915 तक कंप्लीट किया है, डन है आपके टॉपिक्स। अब हमें 1915 ऑनवर्ड्स पढ़ना है। 1915 ऑनवर्ड्स आपका गांधी का फेज है, एडवेंट ऑफ गांधी। गांधी की एंट्री होती है इंडिया में 9 जनवरी 1915 में गांधी की एंट्री होती है। इससे पहले साउथ अफ्रीका में था, तो वहाँ पर रेसिज्म के रिगार्डिंग लड़ रहा था, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। तो वहाँ पर इसने एक फिलॉसफी सीखी थी जिसको हम बोलते हैं सत्याग्रह एंड नॉन अहिंसा। सत्याग्रह मीन्स जो ट्रुथ सच्चाई पे होगा, और नॉन अहिंसा मीन्स हमें कोई वायलेंस नहीं करनी है। तो ये फिलॉसफी इसने साउथ अफ्रीका में डेवलप की है। अब गांधी जो भी मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट करेगा तो वो किसी फिलॉसफी के बेस पे होगा, सत्या प्लस नॉन अहिंसा। सत्या मीन्स ट्रुथ जो सच्चाई पे होगा, और नॉन अहिंसा मीन्स जो जिसमें कोई खून खराबा नहीं होगा, नॉन वायलेंट होगा, ठीक है। तो ये फिलॉसफी थी गांधी की, और इसी फिलॉसफी पे गांधी ने हर कोई मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट किया। अगर कोई भी मूवमेंट वायलेंट हो जाएगा तो गांधी उस मूवमेंट को बैन करेगा, कैंसिल करेगा, विड्रॉ करेगा उसी टाइम, क्योंकि गांधी की फिलॉसफी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। तो एक पर्सन होता है गोपाल कृष्ण गोखले, वो गांधी को इनवाइट करता है कि गांधी साहब अब आप इंडिया आ जाए, बहुत हुआ साउथ अफ्रीका में, यहाँ भी लोग परेशान है, अब यहाँ पर भी आप देख लीजिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। तो फिर गांधी जब यहाँ एंट्री होता है इंडिया में, तो वो फिर पहले 1 साल वो ट्रैवल करता है पूरा इंडिया, वो समझता है कि लोगों की हालत क्या है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, ताकि उसको पूरा इंडिया समझ आ जाए लोग क्या सफ़र कर रहे हैं। तो आते आते फिर ये 3 मूवमेंट्स पहले स्टार्ट करता है गांधी। गांधी के 3 मूवमेंट्स पहली जो स्टार्ट होती है जिसका नाम है, जिसके मूवमेंट होते हैं चंपारण सत्याग्रह, और दूसरा होता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक,
और तीसरा होता है खेदा सत्याग्रह। तो चंपारण में ये क्या करता है, जो बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पर लोगों को फोर्स किया जा रहा था आप इंडिगो की प्लांटेशन करो। उस टाइम क्योंकि 1917 ऑनवर्ड्स कौन सा पीरियड चल रहा था, वर्ल्ड वार, तो मीनस वहां पर फूड शॉर्टेज होगी। अगर आपके पास खाने के लिए क्रॉप्स बहुत कम है, तो आप उस टाइम लोगों को बो रहे हो इंडिगो। इंडिगो मीन जो नीला नीला कलर जो प्लांट होता था, उसमें वो यूज होता था कपड़े को नीला कलर देने के लिए। तो आप खाने के बदले लोगों को बोल रहे हैं आप इंडिगो प्लांटेशन कराओ, तो लोगों को ये पसंद नहीं आएगा। तो गांधी यहाँ पे ब्रिटिश को फोर्स करता है कि आप इंडिगो प्लांटेशन बैन करा दीजिए चंपारण सत्याग्रह। चंपारण में, चंपारण डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, तो गांधी की यहाँ विक्ट्री होती है, तो मीनस गांधी ने जीता। तो सेकंड मोमेंट कौन होता है गांधी का यहाँ पर, वो होता है अहमदाबाद। अहमदाबाद जो गुजरात में मिल स्ट्राइक। तो यहाँ पर मिल वर्कर और मिल ओनर्स के बिटवीन डिस्प्यूट होता है रिगार्डिंग द सैलरीज, क्योंकि वार टाइम चल रहा था, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। तो जो वर्कर्स थे मिल में, वो डिमांड करे कि हमारी वेजेस बढ़ाओ आप 50%। तो लेकिन जो ओनर्स थे, उन्होंने बोला कि हम आपको 20% बढ़ाएंगे। ओनर्स, मिल ओनर्स कौन थे, ये ब्रिटिश के लोग थे, ठीक है। तो जब गांधी यहाँ आता है, वो उनको बोलता है कि ठीक है ना, आपकी तो ना आपका आप 35% इंक्रीज करो इनकी वेजेस, और ये भी अच्छी तरह से घर चलाएंगे। तो ये था आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जिसमें मिल ओनर्स और वर्कर्स के रिगार्डिंग डिस्प्यूट होता है। तो 1918 में खेदा सत्याग्रह, खेदा भी कहाँ है, गुजरात में। तो उस टाइम बोला गया था अगर आपके क्रॉप्स कम आ रहे हैं, बैड ईयर है, जो आपके बैड हार्वेस्ट है, आपके क्रॉप्स अच्छी तरीके से नहीं आ रहे, तो हम उस साल आपके टैक्सेस नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश ने फिर भी टैक्स लिए। तो यहाँ गांधी आता है और इनको बोलता है कि कोई टैक्स नहीं देगा। तो मेरे तीनों की तीनों मूवमेंट्स गांधी की सक्सेस होती है इंडिया में। तो वही है आपका चंपारण सत्याग्रह। और जिसमें इंडिगो प्लांटेशन को खत्म करना था। सेकंड में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, वर्कर वर्सेस ओनर, ठीक है, इनके रिगार्डिंग वेजेस सैलरीज बढ़ाना था। तो गांधी की वहां पर भी सक्सेस होती है। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में, ठीक है। इसका सिंपली क्या था, अगर क्रॉप फेलियर होता है, बैड हार्वेस्टेस होते हैं, तो उस ईयर आपको कोई रेवेन्यू टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो लेकिन ब्रिटिश ने फिर भी लिया। तो ठीक है, ये सब आपका 3 मोमेंट्स थे। अब यहाँ पर आपका रोलेट सत्याग्रह एंड जलियांवाला बाग। ब्रिटिश यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट एक यहाँ कानून लाती है, एक एक्ट लाता है इंडिया में, जिसको हम बोलते हैं रौलट एक्ट। ये एक्ट सिंपली बोलता है कि हम किसी भी इंडियन को अरेस्ट करेंगे विदाउट वारंट। जब भी आपको पुलिस आती है घर में आपको अरेस्ट करने के लिए, तो उसके पास एक वारंट होता है जो उसको कोर्ट से मिलता है कि हाँ आप इस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हो। तो लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश ने जो कानून लाया था, उसके थ्रू उन्होंने ये बोला कि आपको अरेस्ट किया जाएगा किसी भी विदाउट वारंट, और वो भी कितने टाइम पीरियड के लिए, 2 साल के लिए। तो यहाँ पर लोगों ने बोला अरे ये क्या कानून है, आप हमें अरेस्ट किया जाएगा बिना किसी वारंट के, और वो भी 2 साल के लिए। तो यहाँ पर लोग तो डेफिनेटली गुस्सा होंगे। तो ब्रिटिश ने बोला यहाँ पर कोई वकील नहीं होगा आपका, कोई दलील नहीं सुनेगी आपकी, ना तो आप कोई अपील कर सकते हो कि हमें आप रिलीज कर दो जेल से। तो मीन्स नो वकील, नो दलील, नो अपील, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग थे, इन्होंने बोला इस एक्ट को ये ब्लैक एक्ट है। गांधी ने बोला जो रोलेट एक्ट है दिस इज द ब्लैक एक्ट, क्योंकि तो डेफिनेटली ब्लैक है, मतलब इसमें कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। इसमें बहुत सारे लोगों को जो इनोसेंट हो गए उनको भी जेल भर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके गांधी की रेस्पॉन्स होती है, इसी एक्ट के रेस्पॉन्स में गांधी यहाँ पर सत्याग्रह स्टार्ट करता है। सत्याग्रह मीन्स ट्रुथ के बेस पे, सत्या मीन्स ट्रुथ, ग्रह मीन्स वो पर्सन मीन्स ट्रुथ पर्सन। तो रोलेट एक्ट के अगेंस्ट रोलेट सत्याग्रह यहाँ पर गांधी स्टार्ट करता है 6 अप्रैल 1919 में, ठीक है। वो बोलता है कि हमें ये लॉ आपका मंजूर नहीं है, आपका कानून मंजूर नहीं है, इसको आप बंद कीजिए, ठीक है। तो कैसे कैसे मेथड्स गांधी ने बोला, आपको नॉन वायलेंस दिखाना है, नॉन वायलेंस रजिस्टर करना है, हड़ताल करनी है, दुकानें बंद करनी है, स्ट्राइक्स करनी है, प्रोटेस्ट करना है, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करनी है थ्रू आउट द इंडिया, और नेशन वाइड आपको दिखाना है कि हमें गुस्सा है इस अगेंस्ट द एक्ट, हमें गुस्सा है, हम नाराज है इस एक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो लेकिन ब्रिटिश ये कानून को खत्म नहीं करती है। तो फिर फाइनली क्या होता है, इसी प्रोटेस्ट में जब 6 अप्रैल 1919 के बाद जो मूवमेंट चल रहे थे अगेंस्ट रोलेट एक्ट, तो कुछ 10th अप्रैल को कुछ लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है, जिनका नाम होता है सत्यापाल एंड सैफुद्दीन किचलू। ये लोगों को पीसफुली बोल रहे थे कि हमें एक मंजूर नहीं है, रोलेट एक्ट हमें मंजूर नहीं है, मीनस वो कोई वायलेंस नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी इनको अरेस्ट किया गया। अब जलियांवाला बाग मसला का टॉपिक क्या है, जलियांवाला बाग एक पार्क है, ये एक पार्क है आपके अमृतसर में, ठीक है। तो 13th अप्रैल ये स्टार्ट होता है। 13th अप्रैल एक हिंदू का फेस्टिवल होता है बैसाखी। तो अब जो पंजाब में ऑलरेडी हालत खराब थी, जो रोलेट एक्ट था इसके रिगार्डिंग पंजाब में प्रोटेस्ट हुए थे, लोगों को जेल भर रहा दिया जा रहा था, हड़तालें बहुत ज्यादा खतरनाक थी। तो मीनस पंजाब में जब ज्यादा हालत खराब हुई थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मिलिट्री जनरल को बोला कि हम पंजाब में मार्शल लॉ लगाएंगे, मीनस हम पंजाब में मिलिट्री लॉ लगाएंगे, अब खाली मिलिट्री का रूल चलेगा, पंजाब में कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो जो मिलिट्री का जनरल था उसका नाम था जनरल डायर। वो पहले ही लोगों को वार्न करता है,
वार्न करता है जो लोगों को पंजाब में कि आप एक साथ 3-4 लोग एक साथ नहीं चल सकते, ना आप कहीं पे गैदरिंग कर सकते हो, ठीक है। ये पहले ही नोटिस लगाई थी जनरल डायर ने, हर किसी जो भी पोलोज होते हैं, दुकानें होती हैं, उनके बाहर इसने पहले ही वार्न किया था लोगों को। लेकिन 13 अप्रैल 1919 में फिर भी लोग आते इस पार्क में गैदरिंग के लिए। एक तो रीजन था गैदरिंग के लिए, उस दिन बैसाखी फेस्टिवल था, तो सपोज अगर यहाँ पर 3000 लोग हैं तो मे बी इसका जो हाफ, जो 1500 लोग हैं, वो मे बी फेस्टिवल मनाने के लिए आए होंगे। लेकिन जो बाकी हाफ है, 1500 जो बाकी लोग हैं, मे बी वो प्रोटेस्ट, जो मतलब जो लीडर्स को अरेस्ट किया गया था उनको छुड़ाना है, रोलेट एक्ट को अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये दो रीजन हो सकते थे इनकी, और जो बाकी था इनका रीजन हो सकता है बैसाखी फेस्टिवल में गैदरिंग होना। जो ही जनरल डायर देखता है कि मेरे बोलने के बगैर भी ये लोग गैदरिंग करने आए यहाँ पार्क में, तो जनरल डायर अपनी आर्मी को बोलता है कि आप इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करो, अनलिमिटेड फायरिंग करो, लोगों को आप मार दो, ठीक है। कोई भी अगर एग्जिट पॉइंट है उसको आप बंद करो ताकि लोग भाग ना पाए। तो यहाँ पर जनरल डायर हालत बहुत खराब करता है 13 अप्रैल 1919 में। तो बहुत सारे लोगों की यहाँ डेथ होती है, ऑलमोस्ट 2-3 थाउजेंड पीपल वेर डेड एंड बहुत सारे इंजर्ड भी हुए। तो इस जलियांवाला बाग मैसेकर में ये दिखाया गया था ब्रिटिश के पास कोई हमदर्दी नहीं है इंडिया के लिए। दिस वाज, ये पहला मोमेंट था जहां पर लोगों को लगा कि नहीं, ब्रिटिश हमारे हमारे लिए ठीक नहीं है यहाँ, क्योंकि हालात बहुत खराब हुई थी, लोगों को ऐसे ही मार दिया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट मूवमेंट है आपका सिंपली खिलाफत मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है। आपको ऐसे सीक्वेंस में पढ़ना है, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट, इसका कुछ लेना देना नहीं था इंडिया के साथ। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था बिटवीन द, ये हुआ था अलाइड कंट्रीज और एक्सिस पावर्स में। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1940 से लेकर 1918 तक हुआ था, अलाइड कंट्रीज वर्सेस एक्सिस पावर्स। तो अलाइड में कौन थे? ब्रिटिश, फ्रांस, रशिया थे। एक्सिस पावर्स में कौन थे? जर्मनी, इटली, जापान, ऑस्ट्रिया थे। तो ये कंट्रीज थे। इसमें अलाइड कंट्रीज की जीत होती है, ब्रिटिश की जीत होती है, और इन कंट्रीज की हार होती है। मीन यहाँ पर इटली भी था और तुर्की भी था यहाँ पर, ठीक है। तो ये कंट्रीज हार जाती है, ये आप याद रखना, फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये सब हुआ था। अब जब तुर्की हार गई, अब जब तुर्की यहाँ हार गई, तो वहां पर एक मुस्लिम लीडर था जिसको हम बोलते हैं कैलिफेट, जो रिलीजियस हेड हुआ करता था पूरे मुस्लिम्स का। उसको कहा जाता था, जो तुर्की में कैलिफेट था, किंग था, राजा था, उसको कहा जाता था कैलिफेट, खलीफा है, ये पूरे मुस्लिम्स का रिलीजियस हेड है। लेकिन जब वो हार जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो उसके पावर्स छीन लिए जाते हैं, उसके जो भी एरियाज थे उनको एबॉलिश कर दिया जाता है, उसके पावर्स खत्म किए जाते हैं। तो ये बेइज्जती होती है उसको पूरे दुनिया के सामने। अब जहां जहां भी मुस्लिम है उनको डेफिनेटली ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इंडिया में भी जो मुस्लिम थे उन्होंने बोला कि ब्रिटिश ने हमारे रिलीजियस लीडर के साथ अच्छा नहीं किया। हाँ, उसने हारा, बट आपको उसके पावर्स रखने थे। जो इंडियन में मुस्लिम थे ये क्या चाहते थे? प्रिजर्व द कैलिफेट पोजीशन एंड प्रेशर वर्ल्ड पावर्स टू प्रोटेक्ट इट। आप बाकी कंट्रीज को भी आप प्रेशर करो कि जो कैलिफेट है, जो हमारा रिलीजियस लीडर है, उसको आप प्रोटेक्ट करो, उसको उसकी पोजीशन आप रिमूव मत करो, ठीक है। बट वो नहीं हुआ, तो लोग गुस्सा हुए, तो इंडियन मुस्लिम्स ने क्या बोला, हम खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने खिलाफत कमेटी बनाई, दो ब्रदर्स ने, अली ब्रदर्स ने बनाया, मोहम्मद अली एंड शौकत अली ने खिलाफत कमेटी बनाई। इसका मतलब ये था कि अब हम कोई मूवमेंट स्टार्ट करेंगे इंडिया में जो ब्रिटिश, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश कहाँ भी थी, इंडिया में भी थी। तो उन्होंने बोला हम ब्रिटिश को यहाँ से भगा देंगे। जो ही उन्होंने खिलाफत कमेटी बनाई, उन्होंने अब गांधी को बोला कि अब आप इसको लीड कर कर लीजिए। कमेटी बनाई मुस्लिम ने, लेकिन गांधी को बोला आप इसको लीड कर लीजिए, क्योंकि उनको भी अब रियलाइज हुआ कि गांधी की सक्सेस बहुत ज़्यादा हुई है। जहाँ जहाँ भी गांधी ने मूवमेंट स्टार्ट किया, इसकी ऑलमोस्ट सक्सेस 90% हुई है। तो यहाँ गांधी खुश हुआ। गांधी क्यों खुश है? उन्होंने बोला अरे ये तो मेरे लिए मौका है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं खिलाफत जो मूवमेंट है, खिलाफत कमेटी है, अगर मैं, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम्स का इशू है, तो अगर मैं ये मुस्लिम इशू अपने इशू के साथ जोड़ दूंगा तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक साथ होंगे। इसने बोला अगर मैं जो अपना मूवमेंट स्टार्ट करूंगा ब्रिटिश के अगेंस्ट, मैं उस मोमेंट के साथ ये खिलाफत मोमेंट मर्ज करूंगा, तो हम हिंदू मुस्लिम एक ही मोमेंट चलाएंगे ब्रिटिश के अगेंस्ट इंडिया में। तो यहाँ पर गांधी ने बोला ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है जहाँ हिंदू मुस्लिम यूनाइट हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर गांधी ने बोला मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करूंगा, मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करूंगा 1920 ऑनवर्ड्स में, और इसी में हम मैं मर्ज करूंगा आपका खिलाफत मूवमेंट भी, जो क्योंकि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी ने स्टार्ट किया, नॉन कॉपरेशन सिंपली मीन्स हम आपके साथ कॉपरेशन नहीं कर रहे, वही मूवमेंट चलाया गांधी ने अराउंड 1920 में। इसके तीन रीजन थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए, मतलब कौन कौन से रीजन थे ताकि जो गांधी ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया, एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एक तो था रोलेक्ट एक्ट, उसको आप वापस लीजिए, हमें वो मंजूर नहीं है, जो हमने पढ़ा 2 ईयर जेल विदाउट वारंट। और जो जलियांवाला बाग में जो हालत खराब हुई है, ये आपने क्यों किया, ये भी रीजन था। और जो खिलाफत जो मुस्लिम आपका कैलिफेट है उसकी पावर साहब वापस कीजिए। तो ये तीन ही रीजन थे गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, इन तीन रीजन के थ्रू। लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है, ब्रिटिश बाइकाट यही होता है, प्रोटेस्ट होंगे, क्लोथ्स होंगे, बोलेंगे कि हम इंडियन गुड्स यूज करेंगे, ब्रिटिश गुड्स को बैन करेंगे, ठीक है, ये सब हुआ था। गांधी ने इसको मर्ज क्यों किया खिलाफत को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ? क्योंकि अपॉर्चुनिटी थी हिंदू मुस्लिम्स को एक साथ लाने की।
लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इतना अच्छा चल रहा था, इतना अच्छा चल रहा था कि सब लोगों को लग रहा था कि शायद हम ब्रिटिश को जल्दी हराएंगे, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। तो ऐसे लोगों को लग रहा था कि मूवमेंट तो बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन फिर एक इवेंट होता है चौरी चौरा। चौरी चौरा एक इवेंट होता है, यूपी में एक जगह है, पुलिस है, एक विलेज है। तो वहाँ 5 फरवरी 1922 में जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वो एक पुलिस चौकी में एक ऐसे जो हैंडमेड जो बम्ब्स होते हैं, फायर बम्ब्स होते हैं, वो पुलिस स्टेशन में चौकी में चलाते हैं। तो वहाँ पर 22 पुलिसमैन की डेथ होती है, जो उसमें ब्रिटिश के होते हैं पुलिसमैन। तो जब गांधी को पता चलता है कि मेरे मोमेंट में 22 पुलिसमैन को मार दिया गया है, मेरे लोगों ने, ये तो वायलेंस हुई। लेकिन गांधी की फिलॉसफी क्या है? नॉन वायलेंस। तो जब गांधी को ये सब पता चला, उन्होंने बोला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये गांधी की फिलॉसफी के अगेंस्ट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका ये, तो ऐसे आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इतना अच्छा चल रहा था, और कैसे इसको खत्म किया गया था। ठीक है, 1922 में 2 साल ये तक चला था। पीपल्स महात्मा, वाई गांधी बिके महात्मा ऑफ मासेस, ये फिर आपका टॉपिक है। हम क्यों गांधी को बोलते हैं महात्मा है? महात्मा सिंपली मीन्स ग्रेट सोल। ठीक है, लोगों को अब ये लगा कि गांधी जो है ना, इसने अपना कंफर्ट मतलब लग्जरी लाइफ इसने जीना छोड़ दिया, अब ये सिंपली रह रहा है, और जो कॉमन लोग है, ऑर्डिनरी लोग हैं, उनके बीच में काम कर रहा है। ठीक है, तो अब लोगों को लगा कि जो गांधी है ये खाली इलेट क्लास, जो बड़े बड़े जो क्लासेस है, सिटीजन है हमारे कंट्री में, ये खाली उनका लीडर नहीं है, बट ही बिलोंग टू द कॉमन पीपल। तो इसलिए हम गांधी के बोलते हैं, गांधी क्या है? पीपल्स महात्मा। तो यहाँ पर आपके 3 इनिशिएटिव्स है। कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए लोगों ने ड्यूरिंग दिस मोमेंट, जो नॉन कॉपरेशन मोमेंट था, स्वदेशी मोमेंट था। तो लोग क्या कर रहे थे? कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए लोगों ने इस मास मूवमेंट में? तो पिकेटिंग कर रहे थे लोग, मतलब आप शॉप्स के बाहर बैठ रहे थे, लोगों को आप बोल रहे थे कि नहीं, आपको ब्रिटिश के गुड्स नहीं खरीदना है। तो ये होता है पिकेटिंग, किसी शॉप के बाहर खड़ा होना और आप लोगों को ये बोल रहे हो कि आपको इस शॉप से नहीं खरीदना है कुछ। ठीक है, दिस कॉल्ड पिकेटिंग। बायकॉट्स कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे। टारगेटिंग महंत जो गुरुद्वारा के जो टेंपल में हेड्स होते हैं, उनको कहा गया कि ये करप्ट है, क्योंकि इनको ब्रिटिश ने यहाँ अपॉइंट किया है, तो इनको यहाँ रिमूव करवाना था। तो इसीलिए ये थे टारगेटिंग महंत, उनको टारगेट करना। तो 1915 से लेके 1922 तक यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, गांधी एंट्री से लेके 1922 तक। अब हम पढ़ेंगे 1922 ऑनवर्ड्स 1929 तक। तो 1922 में क्या हुआ? पहले जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी ने स्टार्ट किया था, उसको उसने विड्रॉ किया था, कैंसिल किया था, क्योंकि जब 22 पुलिसमैन मर गए थे, ठीक है, उसके मूवमेंट में, तो गांधी ने बोला मुझे नहीं चाहिए, उसको इसने उसी दिन खत्म किया था। तो इसके इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करने से लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि मूवमेंट तो इतना अच्छा चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। लोगों ने बोला हमने इतने साल के एफर्ट्स लगाए थे, वो पूरा वेस्ट हुआ। ठीक है, दे फेल्ट ईयर्स ऑफ एफर्ट्स वेंट वेस्ट। तो लोगों को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने बोला अरे गांधी साहब, 22 पुलिसमैन मार गए थे, अब इतनी भी क्या, इतना भी कुछ हुआ था? आपने 2 साल का जो मूवमेंट चल रहा था, इतना अच्छा चल रहा था, उसको आपने बैन किया, या आपने अच्छा नहीं किया। तो मेरे लोग नाराज हुए गांधी से। ठीक है, अब लोगों ने बोला, डिबेट हुए, अब कांग्रेस में डिबेट्स हुए। ठीक है, क्योंकि अब हमें क्या करना है? चलो, मोमेंटो तो चल रहा था, अब वो भी नहीं रहा, अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ताकि हम ब्रिटिश को दिखाएंगे, ब्रिटिश को यहाँ से निकालेंगे। अब क्या करें लोग? तो डिबेट्स हो रहे थे कांग्रेस में, फिर इंटरनेशनल कांग्रेस में, क्योंकि अब लोगों को लगा कि गांधी भी फेल है। ठीक है, अब जो मूवमेंट हम चला रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे, वो भी फेल है, क्योंकि दोनों से कुछ तो नहीं हुआ। अब लोगों ने बोला कि हम ट्राई करेंगे काउंसिल एंट्री, हम अब असेंबलीज में जाएंगे, जो पार्लियामेंट है, अब हम वहां बोलेंगे कि हमें भी वहां रिप्रेजेंटेशन चाहिए वहां असेंबलीज में, ताकि अगर, क्योंकि जो पार्लियामेंट से लॉ बनता है, तो मीन्स अगर कोई भी लॉ बनता है रिगार्डिंग अगेंस्ट द इंडिया, तो हम उस कानून को वहीं से डिस्पोज करेंगे, अपोज करेंगे। कहाँ? वही असेंबलीज में। लेकिन जब वहाँ हमारे लोग होंगे ही नहीं पार्लियामेंट में, तो वहां पर कौन अपोज करेगा ब्रिटिश के कानून को? तो लोगों ने सोचा कि चलो, अब गांधी को भी छोड़ो, मूवमेंट भी करना छोड़ो, अब हम काउंसिल्स में जाएंगे, असेंबलीज में जाएंगे, हम वहीं पे बेटर वी एंटर काउंसिल्स एंड अपोज देम फ्रॉम इनसाइड, हम उनको अंदर से ही अपोज करेंगे उन पॉलिसीज को। ठीक है, तो फिर ये पार्टी बनाए थे, स्वराज पार्टी बनाते हैं। ठीक है, इसमें होता है आपका चित्तरंजन दास, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। ये बोलते हैं कि गांधी से कुछ नहीं हुआ, मोमेंट्स भी फेल है, तो अब हमें जो काउंसिल है उसमें एंट्री मारनी पड़ेगी, जो आपके असेंबलीज है उनमें एंट्री मारनी पड़ेगी। क्योंकि दे आर्ग्यूड, उन्होंने बोला इफ वी बाइकआउट काउंसिल्स, अगर हम काउंसिल्स को ही बाइकआउट करेंगे, तो ब्रिटिश वहां पर उनको खुद ही अलोन चलाएगी। तो जब वहां होगा ही नहीं कोई इंडियंस का, तो हम कैसे उनके पॉलिसीज को अपोज करेंगे? ठीक है, तो लोगों ने बोला हम कंटेस्ट करें इलेक्शंस। ठीक है, हम एमएलएज बनेंगे, हम ब्रिटिश को पॉलिसीज को वहीं से ब्लॉक करेंगे। ठीक है, तो ये सब हो रहा था अब 1922 ऑनवर्ड्स में, क्योंकि गांधी ने जो मूवमेंट को बंद किया। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे 1924 में ऑनवर्ड्स क्या हुआ। तब लोगों को लगा गांधी भी फेल है, काउंसिल एंट्री से भी कुछ नहीं मिला,
मोमेंट्स करने से भी कुछ नहीं, इन्होंने बोला अब हम कोई एसोसिएशन बनाएंगे जिसका नाम रखा था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया गया था 1924 में कानपुर में, ठीक है। किसने बनाया था? राम प्रसाद बिस्मिल और सचिन सानियाल। दीज लीडर्स वर रेवोल्यूशनरीज, ये बहुत ज्यादा गुस्सेवार थे, ठीक है। इनको इनको इन्होंने बोला कि हम कुछ भी करेंगे, हम बम्बस फेंकेंगे, हम लड़ाई करेंगे, हम चोरी करेंगे, लेकिन इनको ब्रिटिश को यहाँ से निकाल देंगे। तो इनकी फिलॉसफी यही थी, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के लीडर्स थे। तो 1924 में बन गई। तो 1925 में लीडर्स क्या करते हैं? ये काकोरी राबोरी करते हैं। काकोरी जो एक ट्रेन होती है यूपी से जा रही थी, तो वह वहाँ पर ये इसके लीडर्स चोरी करते हैं, इस ट्रेन से पैसे लूटते हैं, ताकि ये फंड करेंगे अपनी जो HRA है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, ये पैसे इनको चाहिए इसी एसोसिएशन के लिए, फंडिंग के लिए। तो बट जब इसको फिर कन्वर्ट किया जाता है 1928 में, HRA को कन्वर्ट किया जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट, पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, अब इसने बोला था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन था, इन्होंने यहाँ पर सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना, 1924 में बनाई गई थी, 1928 में इसको ऐड किया गया। मैंने इसको डिटेलिंग में पढ़ाया आपको बड़े लेक्चर में, यहाँ पर उतना डिटेलिंग नहीं होगा। तो आप इसमें जो लीडर्स थे हिंदुस्तान इस एसोसिएशन में, जो लीडर्स थे, भगत सिंह था, राजगुरु था, सुखदेव था, इनको फांसी दी जाती है 23 मार्च 1931। क्यों क्यों ये मैं आपको बोलूंगा। 1927 में होता क्या है, एक साइमन कमीशन आता है। 1927 में साइमन कमीशन आता है, इसका एम यही था कि हम कुछ रिफॉर्म्स लाएंगे, क्योंकि अब इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, हम उसके रिगार्डिंग रिफॉर्म्स लाएंगे। लेकिन इसमें जो 7% थे वो सातों के साथ ही इंग्लिश के थे, मीन्स वो इंग्लिश के पर्सन से इंडियंस का कोई नहीं था। तो इंडियंस यहाँ नाराज हुए। इंडियंस ने बोला था, अरे आप हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स ला रहे हो, बट हमारा कोई बंदा ही नहीं है उसमें, ये कैसी बात है, ये कैसी बात हुई। तो इन्होंने इस कमीशन को बोला कि साइमन गो बैक, आप वापस जाए, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो एक लीडर था उसका लाला राजपूत राय, पंजाब का जो लीडर था, उसको यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर होता है, वो उसको लाठी चार्ज करता है, उसके बीट करता है, मारता है। तो लोगों को ये पसंद नहीं आता है। 27 में ये सब हुआ था लाला राजपूत राय के साथ, एक जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर था। तो फिर यहाँ से आपको ये पढ़ना है कि ये कौन कौन से थे। दी बिलीव्ड ओनली डायरेक्ट रेवोल्यूशनरी एक्शन वुड शेक द ब्रिटिश, उन्होंने बोला कि जब हम कोई रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी करेंगे तो वही ब्रिटिश को हिला सकता है। बाकी ये काउंसिलेंट्री मूवमेंट्स करना, नॉन कमर्शियल मूवमेंट, गांधी पे बिलीव रखना है, उससे आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। आप डायरेक्ट रेवोल्यूशनरी एक्शन लो, आप ब्रिटिश को हिला दो, शेक करो, ठीक है। तो इन्होंने बोला 1927 में जो लाला लाजपत राय, उसके साथ लाठी चार्जेस भी बीट किया उसको। तो 1928 में जो ये भगत सिंह वगैरह था, उन्होंने बोला हमें बदला लेना है। जो हमारा लीडर था लाला लाजपत राय, उसको आपने, क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट था, वो भी गुस्से वाला लीडर था, तो उन्होंने बोला आपने उसको बीट क्यों किया, अब हम उसका बदला लेंगे। तो इनका टारगेट था स्कॉट। स्कॉट एक पुलिस ऑफिसर था, ये ब्रिटिश का था। टारगेट था ये है क्योंकि इसने उसको मारा था, लेकिन ये एस्केप होता है, बच जाता है। अब जब वो भाग गया तो उन्होंने बोला जो उसका सेकंड ऑफिसर है उसका नाम था सॉन्डर। तो फिर इन लीडर्स ने उसको मारा, मीन्स भगत सिंह वगैरह जो लीडर्स थे, राजगुरु था, इसने स्कॉट के बजाय सॉन्डर को मार दिया, जिसको हम बोलते हैं किलिंग ऑफ सॉन्डर केस 1928 में, ठीक है। लाला लाजपत राय का इशू था साइमन कमीशन में, ठीक है। तो इसी के बेस पे इनको फांसी दी जाती है। इसमें जो 3 लीडर्स थे जिन्होंने सॉन्डर को मारा था, फिर ब्रिटिश ने बोला कि हमें ये, इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब वायलेंट एक्ट किया इंडिया में, हमारे पुलिस ऑफिसर को मार दिया गया, हम अब ये नहीं बचेंगे, इनको फांसी होगी। तो 23 मार्च 1931 में इनको फांसी दी जाती है, ठीक है। तो 1929 में जो उसके बाकी लीडर्स होते हैं, ठीक है, 1929 में बम फेंकते हैं असेंबलीज में, तो वो नॉन लिथल बम्ब्स होते हैं असेंबलीज में, क्योंकि अब जो बहुत सारे डिमांड्स कर रहे थे, लोग चला रहे थे, अबे ब्रिटिश ये क्या कर रही है, हमें कुछ और चाहिए, हम कुछ मांग रहे हैं आपसे, हमें कॉन्स्टिट्यूशन दो, हमें आज़ादी दो। लेकिन ब्रिटिश नहीं सुनती थी, तो इसलिए उन्होंने बोला हम बम्ब्स फेंकेंगे, नॉन लिथल बम्ब्स, मीन जो किसी को मारेंगे नहीं, जो ऐसी बम्ब्स होंगे, लेकिन ब्रिटिश को शेक करेगी, डराएगी, टू मेक डेफ हियर, ताकि जो इस मतलब जोर से बोझ, इसीलिए इन्होंने बम फेंका था असेंबलीज में। ये 1929 में हुआ था, लेकिन 1931 में इनको फांसी दी गई, आपको पता है। अब नेहरू रिपोर्ट और पूर्ण स्वराज क्या है? साइमन कमीशन आपने पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग रिफॉर्म्स लाना, लेकिन इनमें कोई इंडियन मेंबर था ही नहीं। तो नेहरू रिपोर्ट क्या था? जब 1927 में इंडियंस का कोई मेंबर ही नहीं था इस कमीशन में, तो नेहरू रिपोर्ट ने बोला अब हम खुद प्रिपेयर करेंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन अंडर मोतीलाल नेहरू। तो इंडिया ने यहाँ बोला, इंडियंस ने यहाँ पर बोला रेस्पॉन्स में, किसके रेस्पॉन्स में? साइमन कमीशन के रेस्पॉन्स में नेहरू रिपोर्ट आया, उन्होंने बोला हमें आपकी रिफॉर्म्स नहीं चाहिए, हम खुद ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और बोला हमें डोमिनेंट स्टेटस है, डोमिनेंट स्टेटस मीन्स हाफ इंडिपेंडेंस, हम अपना रूल करेंगे, लेकिन ब्रिटिश हमारा
हमारे ऊपर ही रहेगी। ये मीन्स डोमिनेंट स्टेटस मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं। लेकिन जो बाकी लीडर्स थे उन्होंने बोला, अरे मोतीलाल नेहरू भाई साहब आप क्या बोल रहे हैं डोमिनेंट स्टेटस, डीएस मीन्स डोमिनेंट स्टेटस, हम तो पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं, आप अभी भी पुराने ख्यालों में हमें डोमिनेंट स्टेटस चाहिए, हम अपना रूल करेंगे लेकिन ब्रिटिश आप ही हमारे पास रहो। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने बोला हमें कंप्लीट आज़ादी चाहिए। तो लाहौर सेक्शन होता है 1929 में, ठीक है, उसमें एक जो गोल होता है उनका होता है पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस डे मनाया भी जाता है 26 जनवरी 1930 में, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है पहले ही कि हम इस दिन आज़ाद होंगे, ठीक है। 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन आपका अडॉप्ट होता है इंडिया में, लेकिन 26 जनवरी 1950 में इसको अप्लाई किया जाता है आपकी कंट्री में। इसलिए हम बोलते हैं कि 26 नवंबर 1949 आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे है। इस दिन खाली अडॉप्ट हुआ था आपका कॉन्स्टिट्यूशन। 26 जनवरी 1950 की आपका रिपब्लिक डे है। इस दिन से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को ग्राउंड लेवल पे अप्लाई किया। हमने इसीलिए 26 जनवरी रखा गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 में हिस्ट्री की एक लेगेसी है, जिस दिन हमने इंडियन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था पहली बार, ठीक है। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इसी दिन यही डेट रखा। तो अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था? एक साल्ट लॉ बनाया था ब्रिटिश ने यहाँ पर इंडिया में, ठीक है। उस साल्ट लॉ क्या था, उसमें खाली ब्रिटिश साल्ट बना सकती है और साल्ट को बेच सकती है आपके इंडिया में। तो इंडिया ने बोले हमारा साल्ट है, आप हमें साल्ट नहीं बनाने बनाने दोगे। एक प्रोडक्ट है, मतलब मेरा साल्ट हर किसी को चाहिए, पुअर होगा रिच होगा। तो यहाँ पर गांधी ने बोला कि रुक बेटा, मैं गांधी मार्च स्टार्ट करता हूँ, मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो वो साबरमती दोनों जगह गुजरात में, तो वो साबरमती से जाता है दांडी। दांडी एक कोस्टल एरिया है जहाँ पर बहुत ज्यादा ये मतलब साल्ट होता है, कोस्ट एरियाज में साल्ट होता है सी के साइड में। तो वहां पर ये अपने हाथ में साल्ट लेता है, पिक करता है साल्ट अपने हाथ में, और जब अपने हाथ में साल्ट रखता है तो वहां पर ये बोलता है कि लोगों को हमने आज साल्ट लॉ जो ब्रिटिश ने बनाया था उसको हमने ब्रोक किया था। तो गांधी के साथ 78 फॉलोअर्स होते हैं, 240 माइल्स ये कवर करता है, 24 डेज इसको टाइम लगता है, क्योंकि 12 मार्च 1930 से स्टार्ट करता है ये मार्च साबरमती आश्रम से, और 6 अप्रैल 1930 में ये पहुंच जाता है दांडी में, जहां पर ये साल्ट लॉ को वायलेट करता है, ठीक है। तो ये था आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या साल्ट सत्याग्रह या दांडी मार्च। तो फिर ब्रिटिश इसको अपोज कैसे करती है, लीडर्स को अरेस्ट करेगी, गांधी को अरेस्ट करेगी, ठीक है, ये सब होगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, नॉन वायलेंट मूवमेंट हुआ करते थे, लेकिन जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था इसमें डिसोबे करना था लॉज को, वायलेंस बहुत ज्यादा थी। तो यहाँ से आपका 1930 से लेकर 1940 तक आपका कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो इस टाइम लोग चाहते थे कि हमें अब रियल डेमोक्रेसी दो, हमें खुद अपने लॉज बनाने दो, ठीक है, इंडिपेंडेंस हमें चाहिए। लेकिन उन्होंने दे वांटेड, लोग क्या चाहते थे इस टाइम कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। लेकिन इन्होंने क्या दिया, हमें हाफ आज़ादी दी। इन्होंने बोला कि हम कुछ प्रोविंसेस को, कुछ स्टेट्स को हम बोलेंगे कि आप वहाँ इलेक्शंस कराओ और वहाँ पर आप खुद रूलर्स बनो, ठीक है। तो फिर 11 प्रोविंसेस में इलेक्शंस होते हैं, साथ में पार्टिसिपेट करती है इंडियन नेशनल कांग्रेस और सातों में जीती है। और फिर कांग्रेस आती है उन 7 प्रोविंसेस में, प्रोविंसेस मीन स्टेट्स। तो फिर 1937 से लेकर 1937 में इलेक्शंस होती है, तो 28 मंथ तक कांग्रेस रूल करती है आपके इन 7 प्रोविंसेस में, 7 स्टेट्स में। तो लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है 1931 में, जो 1939 में ऑनवर्ड्स फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है, उसमें जो ब्रिटिश थे वो खुद ही डिसाइड करते हैं कि जो इंडियंस हैं ये पार्ट भी ये हमारा साथ देंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार में। जब इन लीडर्स को पता चलता है कि हम बिना हमारी परमिशन को इन्होंने बोला इंडिया हमारे साथ है, तो ये हमारी गवर्नमेंट काहे की, कौन से पावर से हमारे पास, तो इन्होंने बोला हम एग्जिट करते, एक मीनस खाली 28 मंथ्स इन लीडर्स ने वहां रोल किया। तो ये एक्ट क्यों फेल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फेल क्यों है? क्योंकि अभी भी गवर्नर जनरल के साथ सारे पावर्स है, मीनस जो आर्मी है, पुलिस है, फाइनेंस है, तो ये अभी भी इंडिया के पास नहीं है। सो दिस वाज जस्ट अ हाफ स्टेप, नॉट अ रियल डेमोक्रेसी। तो इसलिए ये भी फेल हुआ, लोगों को ये पसंद नहीं आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इलेक्शंस होते हैं, हमने अभी पढ़ा 11 में इलेक्शंस होते हैं, तो साथ में कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है, साथ में जीतती है, लाइक यूपी, बिहार, बम्बई। इसमें मुस्लिम लीग की, जो मुस्लिम लीग थी उसने परफॉर्म बहुत बैड किया, मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं किया इस इलेक्शंस में। तो यहाँ पर एक रियलाइज हुआ मुस्लिम लीग उसको कि हम हमेशा पीछे ही रहेंगे, क्योंकि जब इलेक्शंस हुए मुस्लिम्स को किसी ने पार्ट वोट नहीं डाला, तो यहाँ पर मुस्लिम लीग को पता चला कि हम हमेशा पीछे रहेंगे इस इंडिया में, इसलिए उन्होंने बोला कि हमें अलग कंट्री चाहिए मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। तो फिर 1942 में गांधी एक मूवमेंट स्टार्ट करता है जिसका नाम होता है क्विट इंडिया मूवमेंट है। गांधी बोलता है कि अब बहुत हुआ, मतलब मैंने भी बहुत देखा, अब हम क्विट इंडिया, हम इनको यहाँ से भगा ही देंगे। तो 8 अगस्त 1942 में गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करता है। उसमें वो एक स्लोगन देता है, डू और डाई, मीन्स या तो करो या तो मरो, लोगों को बोलता है गांधी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि गांधी, नेहरू, अदर लीडर्स, 8 अगस्त 1942 में मूवमेंट स्टार्ट होता है, लेकिन अगले ही दिन सारे लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है,
ठीक है। लेकिन फिर भी ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, अंडरग्राउंड स्टार्ट होते हैं, रेडियोज़ के थ्रू मैसेज भेजे जाते हैं, लोगों को अवेयर किया जाता है। इसमें क्या हुआ, रेलवे स्टेशन को जला दिया गया, पोस्ट ऑफिस को, गवर्नमेंट ऑफिस पे अटैक किया गया, ठीक है। और बहुत सारे अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ चल गए थे। तो ये मूवमेंट फेल क्यों हुआ? क्योंकि लीडर्स को अगले ही दिन अरेस्ट किया गया था। मीन्स दिस मूवमेंट वाज़ जस्ट अ लीडरलेस मूवमेंट नाउ। तो लेकिन यहाँ से आपको यहाँ पर जब कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, तो इसलिए जो मूवमेंट था ये लोकल बना और ये स्कैटर्ड हुआ, मीन्स ये फेल हुआ। लेकिन इसने ब्रिटिश को दिखाया कि इंडियंस विल नॉट एनीमोर, अब इंडिया ज़्यादा वेट नहीं करेगा। दिस वाज द फाइनल वार्निंग टू द ब्रिटिश। अब हम चलेंगे पार्टीशन पे। हाउ मीन्स अब हम आज़ादी की तरफ चलेंगे चलेंगे इतना तो हो गया, अब हम आज़ादी की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान की डिमांड आ रही थी, क्योंकि अब इनको रियलाइज़ हुआ कि जो मुस्लिम है ये हमेशा पीछे रहेंगे। तो 1930 में अल्लामा इकबाल पहली बार एक डिमांड करता है कि मुस्लिम को एक अलग होमलैंड चाहिए, एक अलग कंट्री चाहिए। अभी पाकिस्तान नाम टर्म नहीं आया था, वो खाली ये बोलता है कि अल्लामा इकबाल कि मुस्लिम्स के लिए अलग होमलैंड होना चाहिए। तो 1914 में पहली बार पाकिस्तान टर्म यूज़ की जाती है, जिसमें बोला जाता है कि मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान कंट्री होगी, ठीक है। तो 1937 इलेक्शंस में क्या हुआ था, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस ने डोमिनेट किया था, इलेक्शंस में बहुत अच्छी परफॉर्म की थी, लेकिन मुस्लिम लीग वहाँ पर फेल हुई, उसने कुछ ही सीट्स वहाँ जीते थे। तो मुस्लिम लीग को यहाँ से फील हुआ कि इफ यूनाइटेड इलेक्शंस कंटिन्यू, अगर ऐसी इलेक्शंस हुए मीन्स जहाँ कांग्रेस भी होगी मुस्लिम भी होगी, तो मुस्लिम हमेशा वहाँ माइनॉरिटी में रहेगी, मीन्स वो पीछे रहेंगी। तो इस लीग ने पुश किया फिर हार्डर, बहुत ज़्यादा फिर पुश किया, हमें सेपरेट पाकिस्तान चाहिए। अब जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होता है, तो इनको पहले ही इंडियंस को कहा गया था कि अब आप हमें इस फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करो। जो ही सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन लाएंगे, आपको आज़ाद करेंगे, ठीक है। ये सब प्रॉमिस थे ब्रिटिश के। तो जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो ब्रिटेन वाज एग्जॉस्टेड एंड बैकरप्ट। अब इनके पास उतने पैसे नहीं थे और थकी हुई थी, क्योंकि अब तो फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने 5 साल तक लड़ रहे थे, तो उन्हें ब्रिटिश वाज एग्जॉस्टेड। अब ये चाहते थे कि इन्होंने अब खुद ही डिसाइड किया था, अब हम इंडिया को छोड़ देंगे, ठीक है। तो फिर ये 3 मिनिस्टर्स को भेजते हैं यहाँ इंडिया में। उनका एम यही होता है कि एक तो कैबिनेट मिशन का प्लान ये था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन जो आप डिमांड कर रहे थे, जो इंडियंस के लोग बहुत मतलब 10 साल 15 साल से डिमांड कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन हमें चाहिए, यहाँ पे हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान में वो एक्सेप्ट की जाती है। तो यहाँ पर ब्रिटिश इनको बोलते हैं कि ठीक है, जो आपकी डिमांड थी, अब आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो। अब आप अपने लिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाओ, उसमें आप लोगों को चुनो जो आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, ठीक है। एक तो ये काम था इसका कैबिनेट मिशन प्लान का। दूसरा ये था कि इसने ये बोला कि हम 2-2 कंट्रीज़ नहीं बनाएँगे। इंडिया जो है ये एक ही कंट्री रहेगी, ठीक है? मीन्स इसमें हिंदूज़, मुस्लिम्स एक ही कंट्री में होंगे, बट हम ग्रुप्स करेंगे, ठीक है? मीन्स जो ए ग्रुप होगा उसमें खाली हिंदूज़ होंगे, बी ग्रुप में मुस्लिम्स होंगे और सी में मिक्स होंगे मुस्लिम्स एंड हिंदूज़। ताकि इनको मुस्लिम्स को भी सैटिस्फाई करना था, क्योंकि मुस्लिम्स की डिमांड हो रही थी अब खाली हमें सेपरेट नेशन चाहिए। तो एटलीस्ट थोड़ा मुस्लिम्स खुश होंगे, चलो ठीक है, अगर एक ही नेशन है फिर भी हम सेपरेट हैं इस कंट्री में, ठीक है? तो बट ये फेल होता है, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि हमें एक ही इंडिया चाहिए, वन इंडिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम यूनाइट होना चाहते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की हमेशा जो एम था वो था यूनाइटेड इंडिया। इसने बोला था ग्रुपिंग है ना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम इसमें अलग फील करेंगे। तो मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट किया, क्योंकि दे वांटेड फुल पाकिस्तान, हमें अलग कंट्री चाहिए, हमें इंडिया के साथ नहीं रहना है, ग्रुपिंग व्रुपिंग कुछ नहीं है, हमें आप अलग नेशन दो, अलग पाकिस्तान बना दो। तो फिर डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्योंकि जब इनकी डिमांड थी, जब वो कैबिनेट मिशन प्लान में आई नहीं, मैंने सेपरेट पाकिस्तान जब मिला ही नहीं इनको, इन्होंने बोला हम डायरेक्ट एक्शन डे स्टार्ट करते हैं 16 ऑफ अगस्त 1946। और इसकी वजह से इसके बाद बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ठीक है। अब हम आते हैं आज़ादी की तरफ। तो सिचुएशन वाज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, हालत बहुत ख़राब थी, कम्युनल राइट्स थे, ब्रिटिश कमज़ोर थी। तो ब्रिटिश अब यहाँ ने उन्होंने डिसाइड किया, अब हम इंडियंस को बोलेंगे हम 13 ऑफ जून 1948 से पहले इंडिया छोड़ देंगे। अब इन्होंने बोला, जो मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस थी, इनको बोला गया कि अब आप आपस में डिसाइड करो, आपको क्या चाहिए, आपको एक साथ रहना है या अलग अलग रहना है। तो ये जब इंडियन मुस्लिम, जब आईएनसी और मुस्लिम लीग में आपस में जचती ही नहीं है कुछ, तो फिर यहाँ पर जो माउंटबेटन आता है नेक्स्ट गवर्नर जनरल, वो बोलता है कि इनका तो कुछ होने वाला नहीं है, हम इनको पार्टीशन ही कर देंगे, मीन्स हम अलग अलग कंट्री बनाएंगे, हिंदूज के लिए इंडिया और पाकिस्तान के लिए मुस्लिम। लेकिन इनको ये भी फ्रीडम रखा था, अगर कोई मुस्लिम इंडिया में रहना चाहता है या कोई हिंदू पाकिस्तान जाना चाहता है, वो कर सकता है। तो फिर फाइनली इस एक्ट को पास किया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू 2 नेशंस बनते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान, जो फाइनली कब होता है 14 अगस्त पाकिस्तान को आज़ादी मिलती है, 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिलती है। तो गांधी को ये मंजूर नहीं था, मीन्स गांधी को मंजूर ये नहीं था कि अलग पाकिस्तान होना, बट वो मजबूर था, क्योंकि हालात बहुत खराब थी। तो मीन्स गांधी मजबूर था, बट वो ये नहीं चाहता था अलग नेशन बने मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान। तो यहाँ से आपका पूरा सफ़र खत्म हुआ, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि आज़ादी के लिए।
तो फाइनली वो आपको मिल गई है आज़ादी, कि इतना सफ़र किया हमने। इतना याद रखना आपको कि एक्चुअल में हमें आज़ादी हमने खुद नहीं ली। हाँ, आज़ादी हमें हमारे लिए ग्रांटेड थी, मीन्स हमने खुद नहीं ली। ये ब्रिटिश अब मजबूर थी, क्योंकि ब्रिटिश कमज़ोर थी, उसके पास पैसे नहीं थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर के थ्रू वो बहुत ज़्यादा पीछे हो गई थी। अब उसके पास उतने पैसे नहीं थे, उतनी ताकत नहीं थी, थकी हुई थी। इसलिए उसने बोला कि अब मैं इस कॉलोनीज़ को, जो हमारे मेरा इंडिया है, मैं उसको छोड़ दूँगा, ठीक है? तो ये मेन ही रीज़न था। तो यहाँ से आप ये लो, मिल गई आज़ादी, हँसो अब, ठीक है? आज़ादी मिल गई, हँसो अब। चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, बाय-बाय।